नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश। अब तक आप देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत के दो वंश, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बाद स्थापना होती है तुगलक वंश की। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी, जब मुबारक खिलजी के प्रधानमंत्री खुसरो खां की हत्या करके 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और इसमें मुख्यतः 4 शासकों ने राज किया अपने टाइम पर, और ये 1320 से लेकर 1398 तक जब तैमूर लंग भारत पर अटैक करता है तब तक इस वंश का मुख्य शासन माना जाता है। उसके बाद जो मैंने 1414 लिखा है, तो 1398 से 1414 तक किसी वंश का कोई शासन ऐसा रहा नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर अटैक किया था तो उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, और इसको समझने में ही लगभग 16 साल का वक्त लग गया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला वंश आएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कैसे गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी और इसके शासनकाल में क्या क्या कार्य किए, और इसके बाद इसके जो वंशज आया उसने क्या काम किया, आगे देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी के प्रधानमंत्री खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करी थी। इसने तुगलक वंश की स्थापना करने के साथ साथ हमें इसके बारे में बता दें कि कौन था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक गुलाम वंश के शासक बलबन का गुलाम था, दास था उसका, और तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय भी ये महत्वपूर्ण पद पर तैनात था। जहां पर मंगोल आक्रमण करते थे, वहां पर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर प्रधान रक्षक के रूप में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने तैनात कर रखा था। उसके बाद इसने जैसे ही मुबारक खिलजी के प्रधानमंत्री खुसरो खां की हत्या करके जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो साथ साथ ये क्या करता है, उसके बाद पहला काम कि जो दिल्ली के शासक बनने के बाद इसने जो अमीरों की भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने ले ली थी, अमीरों से वापस ले ली थी, उसको इसने वापस अमीरों को लौटा दिया। इसके पश्चात इसने सिंचाई के लिए इसने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया, और कुएं और नहरों का निर्माण करवाने वाला संभवतः भारत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने अकाल के समय भूमि पर माफ कर दिया। ये क्या करता है, जहां अकाल गिर गया, जहां अकाल पड़ गया, जहां बारिश नहीं हुई, वहां पर भूमि कर बिल्कुल माफ कर दिया इसने। लगान के उपज का, लगान में इसने उपज का 1/5 की जगह 1/3 कर दिया, जो टैक्स के रूप में शुरू किया इसने लेना। भाई जहां पे 1/5 लेते थे पहले, उससे 1/3 कर दिया इसने। और टैक्स वसूली में जो सरकारी जो अफसर होते थे, जो टैक्स वसूलने जाते थे, पहले क्या होता था कि टैक्स वसूलने वाले को टैक्स में से हिस्सा दिया जाता था। लेकिन इसने क्या किया कि टैक्स में से हिस्सा देने की बजाय जो टैक्स से रिबेट करके, टैक्स से छूट करके उनको जागीर प्रदान करना शुरू कर दिया, जमीन का हिस्सा देना शुरू कर दिया, या जमीन के टुकड़े और कुछ देना शुरू कर दिया, ताकि टैक्स पूरा राज्य में आ सके। इसके अलावा इसने गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया शहर नगर बसाया, जो रोमन शैली का था। मुख्य बात क्या है, इसमें नया नगर बसाया, इसमें अपने नाम से बसाया इसने तुगलकाबाद, तुगलक से तुगलकाबाद नामक नया नगर बसाया इसने। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि ये रोमन शैली का निर्मित था। इसमें जो इमारतें थी वो रोमन शैली में निर्मित थी, और इस नगर में एक दुर्ग भी बनाया गया, जो किला होता है वो दुर्ग भी बनाया गया। वह दुर्ग जिसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसने तुगलकाबाद में बनाया। गयासुद्दीन तुगलक के मुख्य सैन्य अभियान, इसने मुख्य सैन्य अभियानों में इसने लगभग 29 बार यानी 29 बार मंगोलों से अपनी रक्षा की इसने, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी और अपने समय में भी। दूसरा, इसने फिर खुसरो खां से दिल्ली जीत लिया। इसने दूसरा इसका महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में माना जाता है कि इसने खुसरो खां को मारकर दिल्ली पर बैठ गया और तुगलक वंश की स्थापना की। तीसरा इसका माना जाता है कि बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित, इसका बेटा था जूना खां, उसके द्वारा निर्मित, जब ये बंगाल के अभियान से लौट रहे थे
तो उसके बेटे जूना खान ने एक लकड़ी का महल बनाया था, कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर में। अब कड़ा मानिकपुर से तुम्हें याद आ गया होगा कि कड़ा मानिकपुर में एक और हत्या हुई थी इससे पहले, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी थी, अपने चाचा की हत्या करी थी कड़ा मानिकपुर में। ये वही कड़ा मानिकपुर है जहां पर इसके लकड़ी के द्वारा निर्मित महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में। कब? 1325 ईस्वी में। और इसके बाद इसका लड़का जूना खां, इसके बाद इसका लड़का जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और सेकंड रूलर होता है वो तुगलक वंश का। वो ये बैठता है 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासन होता है, जो अब हम इस प्रकार बता रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को हम शॉर्ट फॉर्म में MBT से भी जान सकते हैं। इसके बचपन का नाम था जूना खां, जो आप देख ही चुके हैं, जूना खां। और इसका दूसरा नाम था उल्ग खां दूसरा नाम था इसका। इसने जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो कुछ दिन बाद ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तन करके दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया यह सवाल कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तन करके देवगिरी या दौलताबाद ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद ये बहुत ही वैसे अच्छा भी शासक माना जाता है, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान, जो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना गया है। और ये हिंदुओं के त्योहार में भाग लेने वाला, जो हिंदुओं के त्योहार में पार्टिसिपेट करने वाला संभवतः दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने हिंदुओं की त्योहारों में भाग लेना शुरू किया। दिल्ली सल्तनत काल में सभी सुल्तानों में से सर्वाधिक पढ़ा लिखा और विद्वान था। ये फारसी, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखता था। इसके पास गणित का भी अच्छा था, खगोल शास्त्र का भी और चिकित्सा विज्ञान का भी अच्छा जानकार था। लेकिन ये दूसरे के सुख दुख से उपेक्षा रखता था और उनको क्रूर भाव रखता था उनके प्रति। इसलिए इनकी सनक भरी योजना और क्रूर कृत्यों की वजह से और दूसरों के प्रति अपेक्षा रखने की वजह से इसको पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु भी कहा गया। जो वहां के लोग थे इसको पागल और रक्त पिपासु भी कहते थे। जैसे कि कई मोहल्ले गलियों में भी मिल जाते हैं जो एक दूसरे से जेलिस भाव रखते हैं, तो उसको लोग इसी प्रकार कहते हैं कि तो पागल है, एक दूसरे से जेलिस फील करता है, ऐसे इसको भी रक्त पिपासु और पागल कहा गया। इसके अलावा इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके अलावा सिक्कों का जो इन्होंने सिक्के बनाए, सिक्के छपवाए, उसमें इसने उस पर ये उत्कीर्ण करवाया अल सुल्तान जिली अल्लाह, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये उत्कीर्ण करवाया उस टाइम जो इसने सिक्के बनवाए उस पर। इसके अलावा इसके जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इसके शासनकाल की और जो इस पूरे वंश के दौरान जो घटना है या जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया वो है इब्न बतूता के ऊपर। इसके शासनकाल में मोरक्को यात्री जो मोरक्को का था, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया और उसको इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इसने। और इसको बाद में 1342 में दूत बनाकर, अपने राज्य का दूत बनाकर इसने चीन भेजा उसको। मोरक्को यात्री इब्न बतूता को चीन में भेजा किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय ही की जो भी घटनाएं थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की जो भी घटनाएं थी, उनका वर्णन जो इब्न बतूता की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किताबुल रियाला, जो इब्न बतूता की बुक है किताबुल रियाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अब तक। इसमें इसका पूरा जिक्र मिलता है। अच्छा, इसके समय में जो शासनकाल के घटना हुई, इसके शासन में जो और घटनाएं हुई, उसमें यह है कि जो और स्वतंत्र राज्य बनना शुरू हो गए थे इसके शासनकाल में, जिसमें से एक है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, जो साउथ में कर्नाटक आंध्र के बॉर्डर पे जो जगह है उसको विजयनगर साम्राज्य, वहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। उसके अलावा जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने महाराष्ट्र में
अलाउद्दीन बेहमन शाह ने महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा इस मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं जिसके कारण इसको अयोग्य या असफल शासक माना गया, इसमें थी इसकी दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब के क्षेत्र में इसने टैक्स बढ़ा दिया था। दोआब का क्षेत्र वो होता है जो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये 2 नदियां हैं और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको दोआब का क्षेत्र कहते हैं। इसको उपजाऊ भूमि के रूप में देखा जाता है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। जैसे कि आजकल पंजाब में सबसे ज्यादा उपजाऊ है क्योंकि वो नदियों के बीच नदियां है चारों तरफ, इस वजह से। अब आगे इसका है राजधानी बदलना। राजधानी बदलना इसका यही कारण था कि लोगों को परेशान करने के लिए, ऐसे माना जाता है कि लोगों को परेशान करने के लिए ही इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तुगलक शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की, दौलताबाद या देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद अपनी राजधानी चेंज कर ली थी। इसके अलावा इसने सांकेतिक भाषा, सांकेतिक मुद्रा, इसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया जिसमें फरिश्ता के अनुसार तो कांसे की मुद्रा थी और बर्नी के अनुसार तांबे की मुद्रा थी। और इसके लिए एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया अभी 2021 में, उसमें ना तो तांबा और ना कांसा। इसमें जब कोई इतिहास में कोई विवादित चीज हो जाती है या किसी के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं तो उसके बारे में वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें एसएससी ने आंसर दिया कि सस्ती मुद्रा, सस्ती धातु की मुद्रा, क्योंकि पहले जो चांदी और सोने के सिक्के चलते थे वो थोड़ी महंगी मुद्रा होती थी, इसलिए इन्होंने कांसा और तांबा की मुद्रा चलाई जो थोड़ी सस्ती होती थी इस वजह से। और इसका जो ऐसा पहला अभियान माना जाता है, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना की होती खुरासना पर आक्रमण का अभियान या कराची पर अभियान। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, लगभग 2 लाख सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया था। इस वजह से बहुत ज्यादा राज्य के नुकसान हो गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर इस पे आक्रमण भी हुआ नहीं। खुरासना के जो शासक और कराची के जो शासक थे आपस में इनसे समझौता हो गया और इसने अटैक नहीं किया इस वजह से। और इसके पैसे भी सैनिकों में चले गए क्योंकि इसने सैलरी 1 साल की एडवांस दे दी थी। अच्छा, इसका आगे देखते हैं हम कि सिंध पर जाते हुए, सिंध अभियान पर जाते हुए जब ये सिंध प्रांत पर जा रहे थे तो ठट्टा नामक स्थान पर इसकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर जहां पर 20 मार्च 1351 में इसकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, वहीं पर इसका जो लड़का था फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक होता है। सेम डेट 20 मार्च 1351 में उसका राज्याभिषेक हो जाता है। और उसके बाद फिर उसका दोबारा राज्याभिषेक होगा जो हम उसके शासनकाल के दौरान पढ़ेंगे, वो हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो इतिहासकार बदायूनी था उसने कहा कि इसकी मृत्यु के बाद लोगों को सुल्तान से मुक्ति मिल गई तथा सुल्तान को लोगों से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये लोगों के लिए एक सनक भरी और क्रूर जो योजना लाता था, इस वजह से लोग इससे परेशान थे और लोगों से ये भी परेशान था। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के तुरंत उसी दिन उसका पुत्र फिरोज तुगलक वहीं पर जहां ठट्टा नामक स्थान पर जिसकी मृत्यु हुई वहीं पर इसका राज्याभिषेक हो गया। सेम डे 20 मार्च 1351 में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई और उसी दिन इसका राज्याभिषेक कर दिया गया वहीं पर ही ठट्टा में। उसके बाद इसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ अगस्त 1351 में, दोबारा से राज्याभिषेक हुआ दिल्ली। दोबारा जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ दिल्ली में इसका दोबारा से राज्याभिषेक हुआ है। इसके जो महत्वपूर्ण काम है हम उसी को देखेंगे, वही पढ़ेंगे जो हमारे काम आ सकते हैं एग्जाम में, जिसके बारे में बार बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। उसमें है सबसे बड़ा पहला काम है कि इसने एक तो सिंचाई विभाग में, सिंचाई कार्य में जैसे भी पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वो काम किया था या फिरोज तुगलक वो काम करेगा भी, वो था इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। जो तुगलक वंश है वो लगभग सारा ही तुगलक वंश, उसमें ये देखा गया कि वो कृषि
कार्य को लेकर कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अलग ही काम किया, सबसे अलग, जो पहले किसी सुल्तान ने, किसी राजा ने ऐसा नहीं किया होगा, वो ही काम किया इन्होंने। इसने भी क्या किया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। दूसरा, 300 नए नगरों का स्थापना करवाई इसने, 300 नए नगर बसाए इसने, जिनमें जो प्रमुख है वो है जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। ये प्रमुख शहर है जो इसने बसाए उस वक्त, जो जिनकी स्थापना इसने की। एक इसकी जो खास बात थी, जो महिलाएं या जो लड़कियां विधवा थी या जो लड़कियां गरीब थी, उनके लिए इसने एक विभाग की, उनके कल्याण के लिए इसने काम किया, वो था दीवाने खैरात। एक विभाग की स्थापना करी जो इनके जीवन यापन करने में सफल वो कर सके, जीवन यापन करने के लिए काम आ सके, दीवाने खैरात। इसके अलावा इसने बहुत सारे चांदी और तांबे से मिश्रण से जो सिक्के बने थे, बहुत सारे सिक्के चलवाए अपने काल में, और जिनको अद्दा व विक कहा जाता था। अद्दा व विक, जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिसके मिश्रण के जो सिक्के थे, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो चांदी और तांबे के मिश्रण से जो सिक्के चलाए, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको अद्दा या विक कहा जाता था। और ये भी पूछ सकते हैं कि विक व अद्दा किस सुल्तान द्वारा वो सिक्के चलाए गए, किस धातु के थे? तो तांबे और चांदी के मिश्रण के थे। ये किसी भी प्रकार से पूछे आपको याद कर लेना है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर ये हिमाचल में, कहा था? हिमाचल में ज्वालामुखी मंदिर था। उसमें से लगभग 1300 ग्रंथ वहां से लूटे जो संस्कृत भाषा में थे, उसका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। सवाल पूछ लेते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया गया? तो वो करवाया गया फारसी भाषा में। इसने ये काम किया। एक इसने काम किया, इसके जो ब्राह्मणों पर पहले क्या था, जजिया कर नहीं लगता था। जजिया कर वो होता है जो गैर मुस्लिमों पर से लिया जाता था। जजिया कर कौन सा है, किसे कहते हैं? जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जजिया कर। तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, इससे पहले ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। एक इसने किले का निर्माण करवाया, फिरोज शाह कोटला के नाम से जो दिल्ली में जाना जाता है, फिरोज शाह कोटला, जहां क्रिकेट ग्राउंड भी है, जिस क्रिकेट का ग्राउंड का नाम आजकल अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, जो दिल्ली के मध्य में स्थित है। वहां पे इसने फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके कार्यकाल में जो निर्माण हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है और जो इंटरनेशनल लेवल पे पहचान रखता है, वो है खान ये जहां तेलंगानी का मकबरा। इसी के कार्यकाल में ये मकबरा बना था। इसकी तुलना ये ऐसा है जैसे जेरूशलम है, ये जेरूशलम जो इजराइल की कैपिटल है। जेरूशलम में एक मस्जिद है, उमर के मस्जिद। ये सवाल बहुतों बार पूछा गया है कि किस मकबरे की तुलना जेरूशलम की उमर के मस्जिद से की जाती है। सवाल है खान ए जहां तेलंगानी। इसका सही आंसर है खान ए जहां तेलंगानी। इस मकबरे की तुलना उमर के मस्जिद जो जेरूशलम में है उससे की जाती है। और एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा उसमें है कि जो अशोक के जो 2 स्तंभ थे, अशोक सम्राट द्वारा 2 जो स्तंभ उसके थे, एक तो मेरठ वाला और एक टोपरा है अभी यमुनानगर। ये यमुनानगर हरियाणा का एक जिला है, उसमें टोपरा जगह, वहां का स्तंभ और मेरठ का स्तंभ दोनों को दिल्ली ले आए और दिल्ली लाकर उनकी स्थापना करवाई। इसके अलावा इसकी आत्मकथा है कुआत ये फिरोज शाही। इसकी आत्मकथा इसने लिखी, खुद ने लिखी इसने ऑटोबायोग्राफी कुतुआत ये फिरोज शाही। इसके बाद इसकी 1388 में मृत्यु हो जाती है। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसका जो लड़का था नासिरुद्दीन महमूद शाह वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वो आगे शासन करता है। उसके बारे में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उनका लड़का नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और ये कोई खास इतना
शक्तिशाली शासक रहा नहीं, इतना एक्टिव शासक नहीं था ये। तो इसका राज्याभिषेक जब उसकी मृत्यु हुई 1388 में, उसके बाद इसकी साथ में इसके राज्याभिषेक हो गया, गद्दी पे बैठा 1388 में। इसके समय में जो छोटे छोटे राज्य थे जो दिल्ली के अधीन आते थे वो स्वतंत्र होना शुरू हो गए और अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जौनपुर, पंजाब ये मुख्य हैं जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। इसके और कार्यकाल में जो दिल्ली की जो बॉर्डर था, जो दिल्ली साम्राज्य का, जो दिल्ली सल्तनत का बॉर्डर था, वो दिल्ली के जो पालन एरिया है वहां तक ही सिमट के रह गया, यानी सीमित एरिया रह गया। इसके कार्यकाल में सिमट गया जो एरिया। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी तैमूरलंग का दिल्ली पर आक्रमण। तैमूरलंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस आक्रमण के साथ ही 1398 में लगभग जो तुगलक वंश है वो खत्म हो चुका। उसके बाद में कोई ऐसा रहा नहीं कि जिसने इसके शासन किया हो, और दिल्ली सल्तनत को ही संभालने में, तैमूरलंग का जो अटैक था उसमें दिल्ली को संभालने में लगभग 16 वर्ष का समय लगा, क्योंकि इसके बाद जो तैमूर का जो सेनापति था खिजर खां, वो सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 में। तब तक 1398 से लेकर 1414 तक किसी का कोई ऐसा शासन रहा नहीं दिल्ली सल्तनत पे। उसके बाद 1414 में इसकी सैयद वंश की स्थापना होती है। नसरुद्दीन महमूद 1398 में खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही तुगलक वंश खत्म होता है।